बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोलॉजी के एमसीक्यूज़ को। कार्डियो में आपका पहला एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आ जाता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज में आपको 4 फीचर्स मिलते हैं। टेट्रोलॉजी मीन्स 4 फीचर्स, राइट। निमोनिक उसका है प्रूफ, PROV। पी से क्या आ जाता है? P स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी स्टेनोसिस। मैं डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। O से ओवर राइडिंग ऑफ द एवोर्टा। एंड V से VSD वेंट्रिकुलो सेप्टल डिफेक्ट। 4 फीचर्स है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज की। तो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है उसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं ये देख लो। दिस इज योर राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल में बना रहा हूँ, ये पल्मोनरी ट्रंक और ये पल्मोनरी आर्टरीज निकल रहे हैं, ये राइट हार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि दिस साइड पे दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये पूरा आपका चैम्बर बन गए, 4 चैम्बर्स बन गए। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज? सबसे पहला फीचर पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी पल्मोनरी एरिया नैरो होगा। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोविंग। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी, पल्मोनरी एरिया नैरो है। अगर ये नैरो है, मुझे बताओ इस तंग नैरो जगह से क्या राइट वेंट्रिकल इजिली ब्लड को पंप करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा ठीक से। अब जब ब्लड ठीक से पंप नहीं होगा तो राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा इस ब्लड को निकालने के लिए। एंड ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए? ऑफ कोर्स मसल्स चाहिए, राइट। तो अब राइट वेंट्रिकल अपने अंदर मसल्स की हाइपरट्रॉफी कर देगा। जब राइट वेंट्रिकल में मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल में मसल मास ज़्यादा हो जाएगा तो देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। 2 फीचर्स हो गए। तीसरा VSD। व्हाट इज VSD? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी आपके मरीज के राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है इसमें ओपनिंग होती है, जिसको आम अल्फाज में कहते हो दिल में सुराख है। तो VSD होगा, वेंट्रिकुलो सेप्टल डिफेक्ट, जिससे ब्लड राइट टू लेफ्ट शंट करेगा या लेफ्ट टू राइट करेगा। एंड ओवरराइडिंग ऑफ द अवोर्टा। क्या मतलब ओवरराइडिंग ऑफ द अवोर्टा? आप सबको मालूम होगा कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? अवोर्टा। तो वो ऊपर से गुजर रहा होगा, ओवरराइड कर रहा होगा, ओवर राइडिंग ऑफ द अवोर्टा। दीज आर द फीचर्स ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज। अब जरा ऑप्शंस को पढ़ ले। VSD फीचर है, बिल्कुल है। पल्मोनरी स्टेनोसिस फीचर है, बिल्कुल है। ओवरराइडिंग ऑफ द अवोर्टा फीचर है, जी बिल्कुल है। तो फिर क्या नहीं है? ASD। हाँ, अगर साथ में ASD भी आ जाए यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो फिर ये बन जाएगा पेंटालॉजी, फिर ये टेट्रोलॉजी नहीं होगा। ओके, टेट्रोलॉजी में ये 4 फीचर्स हैं। और अगर आपसे कोई पूछे इन चारों में सीवियरिटी का मार्कर कौन सा है, यानी किस चीज़ को हम देख के बताएंगे कि कंडीशन सीवियर है, तो आप जवाब दोगे पल्मोनरी स्टेनोसिस को। आई होप ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट MCQ आपका आ रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग हैज द साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोएडिमा एंड ड्राई कफ। ये ट्रेडमार्क MCQ है, हर साल पेपर में फार्मा के पोर्शन में ये MCQ होता है आपका। ड्राई कफ एंड एंजियोएडिमा इज द साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक हो गया। और वो ड्रग्स कौन से हैं? हर वो ड्रग जिसके एंड पे क्या आएगा? प्रेल। द प्रेल ड्रग्स। प्रेल में ड्रग्स कौन से आते हैं? कैप्टोप्रेल, लाइसिनोप्रेल, इनालाप्रेल, पेरेंडोप्रेल, बहुत सारे ड्रग्स है इसमें। अब होता क्या है कि ये ड्रग्स क्या करते हैं? देखिए आपके ना पल्मोनरी वेसल्स, ये आपके लंग्स है, यहाँ पे जो वेसल्स है, इन वेसल्स में एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है? ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। एक तो इसका ये काम है। दूसरा ये क्या करता है? इसकी मौजूदगी में ब्रेडिकाइनिन एक मॉलिक्यूल है और ब्रेडिकाइनिन की होती है मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन होती है। ना अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर क्या दे रहा हूँ?
ACE इनहिबिटर्स, वो ड्रग जो इस एंजाइम को क्या करेंगे, इनहिबिट। जैसे ही मैंने ACE इनहिबिटर्स दे दिए, अब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। एंजाइम ब्लॉक हो गया तो अब ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एंड ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा हो जाएगा तो इट इज़ अ वेजोडाइलेटर एंड इंक्रीजेस परमेबिलिटी, जिससे हो जाएगा एडीमा। एडीमा को हम क्या नाम देते हैं, एंजियो एडीमा। लिप्स स्वेल कर जाते हैं, टंग स्वेल कर जाती है। वो आपको कह सकते हैं कि कोई ड्रग ले रहा था, उसके बाद मरीज़ के लिप्स, होंठ सूज गए हैं, ज़ुबान सूज गई है, फेरेंक्स लैरिंक्स वाला एरिया सूज चुका है, उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये जो फीचर्स होंगे ना, लिप स्वेलिंग, टंग स्वेलिंग, लैरिंक्स स्वेलिंग, ये एंजियो एडीमा होता है। एंड साथ में खुश्क खांसी, ड्राई कफ। एंड ड्राई कफ वाला फीचर यूजुअली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, इसलिए हम अक्सर ओल्ड एज में 50-55 के बाद ACE को ज़्यादा प्रेफर करते भी नहीं हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका MCQ आ रहे हैं। A 25-year-old patient presented with dizziness, syncopal attacks, has ECG shows fixed and prolonged PR interval and a heart rate of 55 beats per minute. What is the most specific management? Okay, देखिए PR इंटरवल ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कार्डियो वाले पोर्शन में, कार्डियो के पैथोलॉजी वाले पोर्शन में ज़रा डिस्कस करेंगे। अगर PR इंटरवल ज़्यादा हो रहे हैं ECG पे, यू नो दिस इज़ P वेव, दिस इज़ Q वेव, ये R वेव है, ये S है और ये T, एंड P वेव से लेके Q वेव तक ये होता है PR इंटरवल। PR इंटरवल नॉर्मली होता है 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस ECG में, या ये होता है 1.2 से 2.0 सेकंड तक, ये नॉर्मल होता है। अगर PR इंटरवल ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 2 सेकंड हो रहा है, तो दिस इंडिकेट्स हार्ट ब्लॉक। हमारे मरीज़ को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, एंड हार्ट ब्लॉक की वजह से उसको ब्रेडिकार्डिया भी है, रेट भी कम है, सिम्टोमेटिक भी है, पेशेंट चक्कर भी आ रहे हैं, हाँ, डिजीनेस है, सिंकपल अटैक्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आज सुन लो, सारी ज़िंदगी याद रखो, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इज एट्रोपिन। एट्रोपिन हम देंगे। एट्रोपिन हम क्यों देंगे? वाई वी विल गिव एट्रोपिन? अब इसको अंडरस्टैंड कर लो। दिस इज योर हार्ट, ये आपका दिल है, दिस आर योर एट्रियाज, ये आपके वेंट्रिकल्स है, आपके यहाँ पे होता है ना एसए नोड, यहाँ पे फिर आपका होता है एवी नोड। एवी नोड इज फॉर कंडक्शन। अब देखें, आपके एसए नोड पे होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स, M2 रिसेप्टर्स। आपके एवी नोड पे होते हैं मस्करेनिक M2 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये आपके एसए नोड पे काम करके आपके एसए नोड को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, आपके एवी नोड पे काम करके ये कम कर देते हैं कंडक्शन को, यानी आपके एट्रियस से वेंट्रिकल्स में कंडक्शन नहीं होती, जिससे हार्ट ब्लॉक हो जाता है। अब मैं नहीं चाहता कि कंडक्शन मज़ीद कम हो, तो मैं M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दूंगा। मुझे बताओ, अगर मैंने M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, क्या अब हार्ट रेट कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैंने M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, क्या अब कंडक्शन कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो कंडक्शन कम नहीं होगी, हार्ट ब्लॉक वाला इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हम क्या देंगे? M2 ब्लॉकर्स। और M2 ब्लॉकर्स या एंटीमस्करेनिक ड्रग्स कौन से हैं? एट्रोपिन है। तो द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी एट्रोपिन। फिर आपका नेक्स्ट MCQ आएगा, अ 53-year-old स्मोकर ऑन थर्ड डे पोस्ट MI developed sudden onset chest pain which worsened on lying down and relieved on bending forward. On examination, the temperature is raised. What is your diagnosis? Confirm MCQ है आपके एग्जाम का। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है, MI के बाद पेशेंट को होती है ना कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशंस। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अक्यूट, जो विद इन मिनट्स हो सकते हैं, विद इन आवर्स हो सकते हैं। कुछ होते हैं सब अक्यूट, जो कुछ दिनों के बाद हो सकते हैं, लाइक 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। कुछ होते हैं क्रोनिक, जो कुछ हफ्तों के बाद हो सकते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट को 3 दिन के बाद, लिख के है ना थर्ड डे, 3 दिन के बाद मसला हुआ है। मसला क्या हुआ है? उसको छाती में दोबारा दर्द हो रहा है। ये दर्द आगे झुकने से ठीक हो रहा है, लेटने से ज़्यादा हो रहा है, लेटने से ज़्यादा, झुकने से बेहतर हो रहा है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ये दर्द पेरिकार्डाइटिस का है।
It is the pain of pericarditis. But now the question is, pericarditis MI में दो तरह का होता है. एक होता है तीसरे दिन पे, एक हो सकता है कुछ वीक्स के बाद, आफ्टर सम वीक्स, क्रोनिक हो सकता है. जो 3 दिन के बाद होता है दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. जो कुछ हफ्ते के बाद होगा दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस. ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस, या इसका दूसरा नाम है ड्रेसलर सिंड्रोम. तो अब मुझे बताओ ये पेशेंट कब प्रेजेंट कर चुका है? तीसरे दिन पे. तो तीसरे दिन पे आप क्या चूज करोगे? सब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस या फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. एंड फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस को माय डियर्स हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं. ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे पेरिकार्डाइटिस में. तो अगर तीसरे दिन पे है ब्रेड एंड बटर या फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. अगर कुछ हफ्ते के बाद पेशेंट आ रहे हैं तो फिर कौन सा होगा? ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस. तो ये गलती मत करना आप लोग, पता होना चाहिए कि दिन कौन सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक मार्कर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मार्कर्स पूछे हैं, एंड ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइसेंस एग्जाम हो और वो एमआई के मार्कर्स ना पूछे. सवाल को सुनना ज़रूरी होता है, पढ़ना ज़रूरी होता है. स्पेसिफिक मार्कर का पूछा है. स्पेसिफिक मार्कर जब भी पूछेंगे ना वो, तो दैट विल बी ट्रोपोनिन आई, जिसको आप आम अल्फाज में ट्रोप आई भी कहते हो. अगर वो पूछे सेंसिटिव मार्कर का, तो माय डियर सेंसिटिव मार्कर इज ट्रोप टी, ट्रोपोनिन टी. अगर वो पूछे अर्लीस्ट मार्कर, अर्लीस्ट मार्कर, तो अर्लीस्ट मार्कर इज मायोग्लोबिन. द फर्स्ट मार्कर इज मायोग्लोबिन, जो ब्लड में आएगा. सेंसिटिव मार्कर ट्रोपोनिन टी है, स्पेसिफिक मार्कर ट्रोपोनिन आई है. और अगर वो पूछे कि लेट मार्कर यानी री एम आई, तो लेट मार्कर कौन सा है? सी के एम बी या री एम आई, मार्कर ऑफ री एम आई, दैट इज सी के एम बी. ये मार्कर्स है और आपको इनको पता, आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से मार्कर्स किस किस टाइम पे रेस्ट होंगे और कौन कौन से स्पेसिफिक मार्कर्स है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है.